गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मेटल्स एंड नॉन मेटल सेक्टर में आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड, किस तरीके से आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड बनते हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो आयनिक कंपाउंड हमेशा ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं और जो कोवैलेंट कंपाउंड है फॉर्म बाय इक्वल नंबर ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इक्वल नंबर ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो कंपाउंड बनते हैं उनको कहते हैं हम लोग कोवैलेंट कंपाउंड, और जो कंपाउंड इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनते हैं उनको बोलते हैं हम लोग आयनिक कंपाउंड। बच्चों दो प्रकार के कंपाउंड हमने बताए थे लास्ट क्लास में, आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड ये कैसे बनते हैं? बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र करने से बनते थे। एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है और दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है। एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसको कहते हैं मेटल, यानी मेटल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करता है। मेटल लूजेज द इलेक्ट्रॉन। मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, जबकि दूसरा एलिमेंट जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। नॉन मेटल गेन्स द इलेक्ट्रॉन, ये गेन्स द इलेक्ट्रॉन। बच्चों इस तरीके से जो आयनिक कंपाउंड है उसके बनने के लिए क्या कंडीशन है? बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होना चाहिए, एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहिए, दूसरे एटम को उसी इलेक्ट्रॉन को गेन करना होता है। तो एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसको कहते हैं हम लोग मेटल, और दूसरा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसको बोलते हैं बच्चों नॉन मेटल। तो मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। इस तरीके से आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए NaCl का बनना। NaCl में क्या देख रहे हैं हम लोग? सोडियम आयन और क्लोराइड आयन है। सोडियम मेटल है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसका एटॉमिक नंबर 17 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 है, इसका 2,8,7 है। दोनों इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करके अपनी बाहर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करते हैं। सोडियम की बाहर वाली सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन की बाहर वाली सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये इसको 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देता है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन हो जाएगा Na, और जो Cl है Na के पास रह जाएगा इलेक्ट्रॉन 2,8, इसके पास हो जाएगा 2,8,8। इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आया, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसके ऊपर एक निगेटिव चार्ज आया। इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज आता है, तो उसकी वजह से इन दोनों आयंस के बीच में एक प्रकार का फोर्स डेवलप हो जाता है। इसी फोर्स को बोलते हैं हम लोग आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का मतलब है जब वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से बनता है। ये सारी बातें हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। एक बार फिर से उसको दोहराते हैं जिससे कि आपको वो चीज़ दिमाग में आ जाए। तो आयनिक कंपाउंड जो भी हैं उन सब में खास बात यही होती है कि एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करने वाला होना चाहिए। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलते हैं इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और दूसरा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसको बोलता है इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। जो मेटल है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और नॉन मेटल को इलेक्ट्रोनिगेटिव कहते हैं। यानी वन एलिमेंट शुड बी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड अनदर एलिमेंट शुड बी हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो ये अगर चीज़ है तभी आपका आयनिक कंपाउंड बनेगा। तो आयनिक कंपाउंड बनने के लिए यही शर्त है कि अपनी बाहर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना, ट्रांसफ़र करके एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये 8 इलेक्ट्रॉन ही क्यों करते हैं? उसका रीज़न है कि नोबेल गैस का स्ट्रक्चर चाहते हैं। नोबेल गैसेस जो होती हैं उनका स्ट्रक्चर स्टेबल है। जनरली वो गैसें नॉर्मल कंडीशन पर किसी से रिएक्ट नहीं करती, इसलिए एलिमेंट हैं वो यही कोशिश करते हैं कि उनकी बाहर वाली सेल में भी इन्हीं की तरह 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं, और यही वो कोशिश करते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद कोवैलेंट कंपाउंड। जो कोवैलेंट कंपाउंड है बच्चों, कोवैलेंट कंपाउंड कैसे बनते हैं इसके बारे में भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। कोवैलेंट कंपाउंड, तो जो कोवैलेंट कंपाउंड है ये कैसे बनते हैं? बाय इक्वल
number of sharing of electrons, equal number of sharing of electrons, sharing of electrons। ये हमेशा कैसे बनते हैं? बाई इक्वल नंबर ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कोवैलेंट कंपाउंड तभी बनेगा जब दो एटम बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करें। ऐसा कब होता है? जब दोनों आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हों, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला नहीं होगा। जब इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला नहीं है तो आयनिक कंपाउंड नहीं बनेगा, तो वहाँ पर बनता है कोवैलेंट कंपाउंड। कब? जब दो एटम बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करें। अगर दो एटम एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन की वन शेयरिंग वन इलेक्ट्रॉन, then single covalent bond is formed, single covalent bond is formed, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है बच्चों। कब? जब दोनों एलिमेंट एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्लोरीन, ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है Cl2। क्लोरीन को Cl2 कैसे बनाता है? क्लोरीन के दो एटम एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करते हैं, क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के पास बाहर वाली सेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, जिसको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देयर आर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन एटम। नाउ हमको खाली वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही मतलब रहता है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जब दिखाते हैं तो खाली वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही देखते हैं। तो क्लोरीन ने 7 में से 1 इलेक्ट्रॉन खर्च कर दिया, बाकी 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच गए। ऐसे क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन खर्च किया, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन बच गए। इस तरीके से 6 और 2 8, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों क्लोरीन एटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर किया। जब एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करते हैं तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है बच्चों। तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब है ये एक लाइन, ऐसे जो लाइन दिखाते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। और जब बच्चों दो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तब बनता है डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर जब दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो बनेगा डबल कोवैलेंट बॉन्ड। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, then double covalent bond is formed, then double covalent bond is formed। It is represented by इस तरीके से हम डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं जब दो एलिमेंट दो इलेक्ट्रॉन का शेयर करें। जैसे एग्जाम्पल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल का बनना, यहाँ पर डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। कार्बन का एटॉमिक नंबर रहता है 6 2, 4 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर रहता है 8 2, 6। इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं और ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। क्या करता है ये? कार्बन दो इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लेता है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन का इधर भी शेयर कर लिया। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हुए, तो हमें खाली वैलेंस इलेक्ट्रॉन से मतलब है। ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन खर्च करने के बाद उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। ऐसे यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच गए। इसका जो है ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस तरह से देखते हैं बच्चों, तीनों एलिमेंट के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। यानी शेयरिंग किया इन्होंने, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इसलिए यहाँ पर जो बनता है वो डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। और डबल कोवैलेंट बॉन्ड बच्चों आपको इस तरीके से 2 लाइन से दिखाते हैं हम लोग, C डबल बॉन्ड O और इधर भी C डबल बॉन्ड O। इस तरीके से इस तरह के फार्मूले को बोलते हैं हम लोग बॉन्ड फार्मूला। इस तरह के फार्मूले को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर।
तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए कहा जाए तो इलेक्ट्रॉन को मेंशन करना है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने को ना कहा जाए तो खाली आपको बॉन्ड फार्मूला बनाना है, ठीक है। तो बॉन्ड फार्मूला कहा जाए तो ये, और डॉट स्ट्रक्चर कहा जाए तो ये। इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर ये हुआ। तो बच्चों जब दो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो हमेशा डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ये सारी बातें हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे, फिर भी एक बार हम इसको बताते हैं जिसको ना समझ में आया हो, क्योंकि नई चीज़ है और इम्पॉर्टेंट है। इसका 11th क्लास में हमको हूबहू ऐसे पढ़ना है और थोड़ा और डिटेल में पढ़ना है। तो अगर आपको ये बात पता रहेगी तो 11th क्लास में जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाई जाएगी तो आपको ये समझने में हेल्प रहेगी, ठीक है। इसलिए बच्चों इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब दो एटम बराबर इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करें तब बनता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। डबल कोवलेंट बॉन्ड तब बनता है जब दोनों एटम 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर करें, देन डबल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म। और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड तब बनेगा जब दोनों एलिमेंट 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर करें। यही बात लिखने जा रहे हैं। If 3 electrons, if 3 electrons are shared by 2 atoms, then triple covalent bond is formed, and it is represented by triple line acid, that is called triple covalent bond. Example, एसिटिलीन गैस C2H2, यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनेगा, कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा और ये सिंगल बॉन्ड बनेगा। इस बात का मतलब ये हुआ कि कार्बन के 2 एटम ने 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर किया आपस में, और कार्बन और हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन का शेयर किया, क्योंकि हाइड्रोजन केवल एक ही इलेक्ट्रॉन का शेयर कर सकता है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो उसके पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। इसलिए हाइड्रोजन चाहे भी कि डबल बॉन्ड बनाना तो भी नहीं बना सकता, क्योंकि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं हैं। क्लियर। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है, हाइड्रोजन जहाँ कहीं पर भी जुड़ा रहेगा वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू ही जुड़ा रहेगा। हाइड्रोजन कैन नॉट फॉर्म डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बिकॉज इट कंटेन्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन देयर आफ्टर मोस्ट ऑर्बिट, क्योंकि उसके पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, कि उसका एटॉमिक नंबर ही एक ही होता है। इस वजह से इस तरीके से अगर इसका हमको इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर दिखाना है तो हम कैसे दिखाएंगे बच्चों। कार्बन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ इस तरीके से। तो हाइड्रोजन केवल 2 करता है, हीलियम की तरह स्ट्रक्चर, बाकी सारे 8 करते हैं, तो 6 to 8, यहाँ पर भी हो गया 6 to 8। इस तरीके से ये बच्चों एसिटिलीन का स्ट्रक्चर बन गया। तो बच्चों हमने क्या देखा कि हमने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से आपका कोवलेंट बॉन्ड बनता है और आयनिक बॉन्ड बनता है। तो लास्ट क्लास में हमने ये सारी बात डिस्कस की थी कि कोवलेंट बॉन्ड हाउ कैन बी फॉर्म, कोवलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड बच्चों हमेशा इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है, यानी एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसको डोनर कहा जाता है, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसको एक्सेप्टर कहा जाता है, एक्सेप्ट करने वाला यानी गेन करने वाला। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर इस तरीके से आपका बॉन्ड बनता है आयनिक बॉन्ड, जबकि कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता बल्कि इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है। कैसे शेयर होता है? इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय बोथ द एटम्स। दोनों एटम इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं।
अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो दूसरे एटम को भी एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़ेगा, भले चाहे उसके पास कितने भी इलेक्ट्रॉन हों, क्योंकि शेयर वो एक ही करेगा, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करने होते हैं। इस तरीके से आपका कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। अगर कोई एलिमेंट एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है तो बनता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। कोई एलिमेंट दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है तो बनता है डबल कोवैलेंट बॉन्ड। कोई एलिमेंट तीन तीन इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है तो बनता है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। इस तरीके से सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें से बहुत सारे जो कंपाउंड हैं उनका आपको स्ट्रक्चर बनाना है। लास्ट क्लास में हमने आपको होमवर्क भी दिया था, उसको भी आपको करना है। बॉन्ड स्ट्रक्चर बना के देखना है। बहुत सारे जो स्ट्रक्चर आपके बनाए जा सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो स्ट्रक्चर बनाना बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। जितना ज़्यादा अच्छा तरीके से स्ट्रक्चर बनाना सीख पाएंगे उतना ज़्यादा फिर आपको केमिस्ट्री समझ में आती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से हमने आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में सीखा। फिर हमने प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी सीखी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड में जो प्रॉपर्टी हमने सीखी, तो क्या प्रॉपर्टी सीखी कि चार प्रॉपर्टी होती है मेनली। आयनिक कंपाउंड जो है उसकी खास बात यह है कि दे आर जनरली सॉलिड इन नेचर। सॉलिड क्रिस्टलाइन के फॉर्म में होते हैं आयनिक कंपाउंड, यानी अधिकतर 90% से ज़्यादा केस में ये आपके सॉलिड नेचर के ही होते हैं, ठीक है। और जबकि कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वो जनरली लिक्विड या गैस के केस में होते हैं, यानी इनमें उल्टा हो गया। इसमें 90% ज़्यादा केस में आपके ये लिक्विड या गैस के फॉर्म में होते हैं। कुछ ही कंपाउंड ऐसे हैं जो सॉलिड के फॉर्म में होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड की जो हमने प्रॉपर्टी में सीखा था, ये पहली प्रॉपर्टी सीखी थी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या सीखी थी कि जो आयनिक कंपाउंड हैं, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। आयनिक कंपाउंड पानी में घुल जाते हैं, लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में नहीं घुलते। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का मतलब होता है जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, एसीटोन, बेंजीन, दीज आर कॉल्ड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो जो आयनिक कंपाउंड्स हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉपर्टी ये है कि आयनिक कंपाउंड्स हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, और हाई होने के पीछे रीज़न क्या है? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन क्यों स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज है, उसके बीच में जो फोर्स लग रहा है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये वजह है कि आयनिक कंपाउंड हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों ये थी कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सॉल्यूशन और इट्स मॉल्टन स्टेट। उसके एक्वस सॉल्यूशन का मतलब कोई आयनिक कंपाउंड है उसका पानी में बना हुआ सॉल्यूशन, उसको पानी में घोल दिया जाए तो उससे जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा उसको बोलते हैं हम लोग आपका एक्वस सॉल्यूशन। और वो एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, ठीक है बच्चों। और आपने अगर 3 इडियट पिक्चर देखी हो तो उस 3 इडियट पिक्चर में भी कहता है कि सॉल्ट वाटर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो वही बात है कि जो सॉल्ट वाटर है, यानी सॉल्ट आयनिक कंपाउंड की बात हो रही है, उस आयनिक कंपाउंड को अगर पानी में घोल दिया जाए तो वो बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। लेकिन पानी में घोलने पर या उसकी मोल्टन फॉर्म में तभी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, अदरवाइज वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएगा। तो आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी थी। उसके बाद कोवैलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी लगभग इसकी अपोजिट जैसी होती थी। कोवैलेंट कंपाउंड अधिकतर आपके लिक्विड और गैस स्टेट में होते हैं, सॉलिड में बहुत ही कम होते हैं। दूसरी बात, जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड के कंपेरिजन में लो रहते हैं। और तीसरी बात है कि कोवैलेंट कंपाउंड्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, पानी में नहीं घुलते, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल जाते हैं, यानी आयनिक कंपाउंड का अपोजिट। और उसके बाद में लास्ट में एक पॉइंट ये है कि जो कोवैलेंट कंपाउंड है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते। कोवैलेंट कंपाउंड किसी भी स्टेट में पानी में घुल जाए या उनकी मॉल्टन स्टेट, किसी भी स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते। अब मान लो कोई पूछे कि क्यों नहीं कर पाते, तो उसका रीज़न ये है बिकॉज कोवैलेंट कंपाउंड डू नॉट फॉर्म आयंस। जो कोवैलेंट कंपाउंड आयन नहीं बना पाते,
क्योंकि कोवैलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन नहीं करते। जब इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन नहीं करेंगे तो आयन भी नहीं बनेंगे, और जब आयन नहीं बनेंगे तो वो कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाएगा। तो बच्चों ध्यान में रखना बात है कि जो आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी तभी कंडक्ट कर पाते हैं क्योंकि उनके पास फ्री स्टेट में आयन होते हैं, जबकि कोवैलेंट कंपाउंड आयन नहीं बना पाते, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते। क्योंकि आयन तभी बनते हैं जब एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करे या गेन करे। कोवैलेंट कंपाउंड के केस में इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं आपस में, दो इलेक्ट्रॉनों का आपस में शेयर होता है, दो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर करते हैं, इसलिए आपका आयन नहीं बनते और ये कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते। तो बच्चों ये प्रॉपर्टी थी कोवैलेंट कंपाउंड की और आयनिक कंपाउंड की। लास्ट क्लास में हम ये सारी बातें डिस्कस कर चुके थे। अब आगे है कि हाउ टू डिस्टिंग्विश आयनिक कंपाउंड एंड कोवैलेंट कंपाउंड, यानी अगर हमको आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड में फ़र्क करना है तो कैसे फ़र्क करेंगे। तो हाउ टू आयनिक कंपाउंड एंड कोवैलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड में फ़र्क कैसे करेंगे, तो इसके लिए जो प्रॉपर्टी बताई हैं उन्हीं प्रॉपर्टी के ब्याज पर इसमें फ़र्क कर पाएंगे। कैसे फ़र्क कर पाएंगे, अगर हमको आयनिक कंपाउंड, हमको दो कंपाउंड दे दिए जाए कोई और पूछा जाए कि इसका कौन सा आयनिक कंपाउंड है, कौन सा कोवैलेंट कंपाउंड है, इस बात को जानने के लिए क्या देखेंगे, इनका मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे। अगर हाई मेल्टिंग पॉइंट है, हाई मेल्टिंग पॉइंट सोज आयनिक कंपाउंड, यानी मेल्टिंग पॉइंट अगर हाई है तो आयनिक कंपाउंड बताएगा, ठीक है, ये भी शो करता है कि आयनिक कंपाउंड है। और अगर लो मेल्टिंग पॉइंट है एंड लो मेल्टिंग पॉइंट सोज कोवैलेंट कंपाउंड, सोज कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड को शो करता है। तो ये पहला ये तरीका है, इसकी वजह से हम जान सकते हैं कि भाई आयनिक कंपाउंड कौन सा है और कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक, दूसरी है आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, हम पानी में घोल के देख सकते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर soluble in water. Ionic compounds are soluble in water, but covalent compounds are insoluble in water. तो बच्चों ये दो पॉइंट हैं जिसकी वजह से हम इनको अलग अलग कर सकते हैं कि भाई आयनिक कंपाउंड कौन सा है, कोवैलेंट कंपाउंड कौन सा है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी रहते हैं और उन एक्सेप्शन की वजह से ये दोनों पॉइंट उतने अच्छे नहीं माने जाते उनको डिस्टिंग्विश करने। क्यों, क्या हमने पहला पॉइंट बताया, हाई मेल्टिंग पॉइंट सोज आयनिक कंपाउंड, यानी मेल्टिंग पॉइंट अगर हम आपको दो कंपाउंड को दे दिए जाए जिसमें कि एक आयनिक कंपाउंड और दूसरा कोवैलेंट हो, और आपको चेक करके ये बताना हो कि कौन सा आयनिक कंपाउंड है, कौन सा कोवैलेंट कंपाउंड है, तो पहले उसको गर्म करेंगे और गर्म करने के बाद उसका मेल्टिंग पॉइंट जानने की कोशिश करेंगे। अगर मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो इसका मतलब वो आयनिक कंपाउंड है, मेल्टिंग पॉइंट लो है तो इसका मतलब वो कोवैलेंट कंपाउंड है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन ये सारा खेल बिगाड़ देते हैं। क्या एक्सेप्शन है, जैसे आपका डायमंड, एग्जाम्पल के लिए डायमंड। अब डायमंड जो है तो डायमंड कोवैलेंट कंपाउंड है लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। तो कहीं पर अगर मान लो हमको डायमंड दे दिया जाए, आपको पता भी ना हो कि डायमंड है, तो फिर हम मेल्टिंग पॉइंट से कैसे जान सकते हैं, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट तो डायमंड का भी हाई होता है, ठीक है, तब तो फिर वो आयनिक कंपाउंड कहा जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, वो कोवैलेंट कंपाउंड ही होता है डायमंड। जैसे हम ये पॉइंट पूरी तरह से हम इससे डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि भाई कौन सा कंपाउंड आयनिक है और कौन सा कंपाउंड कोवैलेंट। ठीक उसी तरह से दूसरा पॉइंट हमने बोला, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, ये बात बिल्कुल सही है, आयनिक कंपाउंड पानी में घुल जाते हैं, बट कोवैलेंट कंपाउंड्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड पानी में नहीं घुलते। लेकिन कुछ कोवैलेंट कंपाउंड ऐसे भी हैं जो कोवैलेंट होने के बाद भी पानी में घुल जाते हैं। कौन कौन से, जैसे ये एग्जाम्पल एक्सेप्शन है, ठीक है।
बट few are exception। कौन से एक्सेप्शन हैं? जैसे आपका शुगर, ग्लूकोज, इथेनॉल, ये कंपाउंड और बहुत सारे इसमें कंपाउंड हैं जो कोवैलेंट होने के बाद भी पानी में घुल जाते हैं। तो रूल तो ये है जनरली कि आयनिक कंपाउंड पानी में घुलते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड पानी में नहीं घुलते, लेकिन कंपाउंड ऐसे भी हैं कोवैलेंट होने के बाद भी पानी में घुल जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी आयनिक कंपाउंड हैं जो आयनिक होने के बाद भी पानी में नहीं घुलते, जैसे सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरीके से क्या देखते हैं कि ये दोनों पॉइंट अपनी जगह बात तो सही रखते हैं, जो हमने प्रॉपर्टी में बताया वही बात हमने यहाँ पर भी लिखी है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन होने की वजह से हम नहीं जान पाते कि कौन सा कंपाउंड एक्चुअल में कोवैलेंट है और कौन सा कंपाउंड एक्चुअल में आयनिक है। तो इसलिए इन दोनों पॉइंट से अच्छा पॉइंट हमारा ये है, जो तीसरा पॉइंट है ये बढ़िया पॉइंट है, यही आपका मेन पॉइंट है जो अलग करता है क्या कि आयनिक कंपाउंड्स कब जब एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए, ध्यान रखना एक्वस सॉल्यूशन और मेल्टेड फॉर्म ये तो आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, but covalent compound do not conduct electricity. तो ये जो वाला पॉइंट है ये सबसे बढ़िया पॉइंट है। यानी आयनिक कंपाउंड हम क्या करें, कोई भी आपको कंपाउंड दिया जाए और ये पूछा जाए कि आयनिक कंपाउंड है या कोवैलेंट कंपाउंड, आपको चेक करना हो तो क्या करेंगे, उस जो सॉल्ट आपको दिया गया है, जो कंपाउंड दिया गया है, उसको पहले पानी में घोल लेंगे। ठीक है, दोनों कंपाउंड को, और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। तो जिस कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए इसका मतलब वो कंपाउंड आयनिक है, और जिस कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो पाए इसका मतलब वो कंपाउंड कोवैलेंट। ठीक, ये बच्चों ये वाला पॉइंट जो है वो सबसे बढ़िया है आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड को डिस्टिंग्विश करने का, उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये पॉइंट ही सबसे बढ़िया है। बाकी दो पॉइंट जो हैं उनमें आपका कन्फ्यूजन है, कई बार तो सही बात आ जाती है, कई बार ऐसा सही नहीं हो पाता, क्योंकि कुछ कंपाउंड एक्सेप्शन हैं, उस वजह से ये सारा खेल बिगाड़ देते हैं। जबकि ये पॉइंट सभी पर लागू हो जाता है ठीक कि जो आपके आयनिक कंपाउंड हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, जबकि कोवैलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। दीज आर द डिफ्रेंशिएट ऐसे पॉइंट जो कि डिफ्रेंशिएट करते हैं आयनिक कंपाउंड को और कोवैलेंट कंपाउंड। अब हम क्या डिफरेंस है, अगर आपको लिखने को आए व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन आयनिक कंपाउंड एंड कोवैलेंट कंपाउंड, तो डिफरेंस में जो हमने डिफिनेशन लिखी है उसको फिर से एक बार हम अलग अलग करके पॉइंट वाइज लिख देते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन आयनिक कंपाउंड एंड कोवैलेंट कंपाउंड, इसलिए बार बार हम इस बात को बता रहे हैं जिससे कि आप ये अच्छी तरह से जान जाएँ आयनिक कंपाउंड क्या होता है। अगर हम बोलते हैं आयनिक नेचर तो आपके दिमाग में बात आ जाना चाहिए, आयनिक नेचर का मतलब है ये चारों प्रॉपर्टी वो कंपाउंड होल्ड करते हैं। difference between ionic compound and covalent compound। आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड में क्या क्या डिफरेंस है? एक तरफ हेड डाल देते हैं हम लोग आयनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड, और दूसरा हेडिंग डालेंगे कोवैलेंट कंपाउंड। एक आयनिक कंपाउंड है बच्चों, दूसरे कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक, तो आयनिक कंपाउंड में पहला पॉइंट क्या है, दीज आर जनरली
These are generally solid crystalline form. Solid crystalline form, सॉलिड नेचर के होते हैं जनरली। और इसमें क्या लिखेंगे? These are generally liquids and gaseous form. Liquids and gaseous form. But few are solids. बहुत कम सॉलिड बहुत कम होते हैं। तो पहला आपका डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, these compounds having high melting point and boiling point. High melting point Pikachu? इन कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, जबकि तीन कंपाउंड के they having low melting point and boiling point comparison to ionic compound. आयनिक कंपाउंड के कंपेरिजन में इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। बट फ्यू आर एक्सेप्शन, जैसे कि बट डायमंड इज एन एक्सेप्शन। डायमंड इज एन एक्सेप्शन। डायमंड एक एक्सेप्शन होता है इसमें, यानी ये इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है कोवैलेंट होने के बाद भी। तो बच्चों ये फ़र्क है आपका आयनिक कंपाउंड कोवैलेंट कंपाउंड में। उसके बाद तीसरा डिफरेंस है बच्चों कि these compounds, तीसरा डिफरेंस है these compounds conducts electricity in their aqueous solution or molten state. ये फर्क है आपका कि जो कोवैलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड है उनमें ये डिफरेंस रहता है। उसके बाद में बच्चों इसमें क्या लिखेंगे हम लोग इस पॉइंट में, जिसका अपोजिट हो जाएगा these compound do not conduct electricity. कोवैलेंट कंपाउंड है these compounds do not conduct electricity. किसी भी कंडीशन में, चाहे उनको पानी में घुला जाए या मोटर स्टेट में, किसी भी कंडीशन में ये कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। और चौथा डिफरेंस हम लिख सकते हैं ये these compounds are soluble in water. पानी में घुल जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे these compounds are not soluble in water. पानी में नहीं घुलते, बट soluble in organic solvents. लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल जाते हैं। बच्चों ये जो पॉइंट थे, ये पॉइंट क्या बताते हैं कि आयनिक कंपाउंड कोवैलेंट कंपाउंड से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो कौन से आयनिक कंपाउंड हैं और कौन से कोवैलेंट कंपाउंड। इस तरीके से हम ये डिफरेंस होते हैं आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड। इनको बार बार पढ़िए, सोचिए कि आखिर कौन से आयनिक कंपाउंड होते हैं, कौन से कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं। हमारे आसपास बहुत सारे जो कंपाउंड हैं, ज़रा उनके बारे में विचार करके देखिए और आइडिया लगाइए कि कौन से कंपाउंड कोवैलेंट हैं और कौन से कंपाउंड आयनिक।
हमने इस तरीके से क्या देखा कि आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड। तो हमने जो दो खास बातें सीखी, दो कंपाउंड के बारे में सीखा। एक कंपाउंड थे आयनिक कंपाउंड, दूसरे कंपाउंड थे कोवलेंट कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा था, जबकि कोवलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। शेयरिंग इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। लेकिन जब शेयरिंग अनइक्वल हो तब क्या होता है, तो बच्चों एक नए प्रकार का बॉन्ड होता है, इसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक नया बॉन्ड है जिसको बोलते हैं बच्चों कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या कहता है, व्हेन अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, व्हेन unequal sharing of electron takes place। जब अनइक्वल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, अनइक्वल का मतलब एक एटम इलेक्ट्रॉन खर्च करता है और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन खर्च नहीं करता, तो इस प्रकार के बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये कैसे रिप्रेजेंट होता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इस तरीके से एरो लगाकर, ये जो एरो है इसको हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर अनइक्वल शेयरिंग होती है। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल दे करके बताते हैं कैसे अनइक्वल शेयरिंग होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए फॉर्मेशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल, ओजोन मॉलिक्यूल, ओजोन गैस के बारे में सुना होगा आपने, ना सुना हो तो कोई बात नहीं, O3 इसका फार्मूला होता है। ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलकर बनती है उनका नाम ओजोन गैस, जबकि ऑक्सीजन के 2 एटम से मिलती है ऑक्सीजन गैस। तो ये गैस ओजोन गैस है। और ओजोन गैस जो है वहाँ पर हम देखते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहता है, देखो बच्चों, ये आपका O 2 एटम और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये इसका बॉन्ड फार्मूला है। इसका डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, यहाँ पर हमने देखा ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसका मतलब डबल बॉन्ड का मतलब 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयर। तो ऑक्सीजन 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयर यहाँ पर कर पा रहा है। ऑक्सीजन की बाहर वाली सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो रहते हैं 6, यानी 2,6 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। 6 इलेक्ट्रॉन में से इसने 2 इलेक्ट्रॉन खर्च कर लिए, 1, 2, 4 इलेक्ट्रॉन उसके पास बच गए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, एक एटम का काम हो गया। अब दूसरा एटम क्या करता है, यहाँ पर आपका ये वाला जो एटम है जिधर नोक बनी रहती है, ये अपना एक भी इलेक्ट्रॉन खर्च नहीं करता। इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन खर्च करता है इसके ऊपर। इसके पास बाहर वाली सेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो 6 के 6 इसके पास बने हुए हैं। इसने अपना एक भी इलेक्ट्रॉन खर्च नहीं किया, बल्कि इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिए। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो देख रहे हैं इसको मैसेज दिखा दें, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन एटम के लिए, लेकिन शेयर ये भी कर रहा है। अब देखो, इस ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ खर्च किए, 2 इधर खर्च कर दिए और 2 इसके पास बच गए, क्योंकि 6 होते हैं। तो देखेंगे ध्यान से, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 6 तो 8, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर खास बात क्या है, देखिए कि यहाँ पर जो 2-4 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इसके 2 इसके, मतलब दोनों के थ्रू शेयर हो रहा है, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं बच्चों कोवैलेंट बॉन्ड। जबकि यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि खाली शेयर दोनों कर रहे हैं, खर्च खाली एक एटम कर रहा है, केवल यही कर रहा है। इसने अपने एक भी इलेक्ट्रॉन खर्च नहीं किए, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास रखे हुए हैं। इसका मतलब यहाँ पर जब अनइक्वल शेयरिंग होती है, एक एटम इलेक्ट्रॉन खर्च करता है, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन खर्च नहीं करता, वहाँ पर आपका बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग इस एरो से दिखाते हैं। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसका एग्जाम्पल और भी देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड को भी इसी तरीके से लिखा जा सकता है। सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर, सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर इस तरीके से H2SO4 में अगर हम स्ट्रक्चर दिखाएं तो यहाँ पर कैसे कैसे दिखाएंगे स्ट्रक्चर। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है वो यहाँ पर आपके कौन कौन से बॉन्ड बने, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना, यहाँ पर भी सिंगल बना, यहाँ पर भी सिंगल, यहाँ पर भी सिंगल, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बने। ये 2 बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने। तो सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन का शेयर। ठीक है,
तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड जहाँ जहाँ पर बना हुआ है वहाँ पर हम एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करेंगे। ये है इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड फार्मूला। अब हम इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला के नाम से जानते हैं। तो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब है वह अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, मतलब एक एटम इलेक्ट्रॉन खर्च करेगा और एक एटम इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं खर्च करेगा। तो ऐसे बॉन्ड को हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं और उसको एक एरो से दिखाते हैं। तो अब हम सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर हम बनाने जा रहे हैं, जो कि अभी जगह कम होने की वजह से नहीं बना पाए। अब यहाँ पर हम सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो यहाँ पर H, यहाँ पर O और यहाँ पर H, यहाँ पर O और यहाँ पर O, ऐसा बना हुआ है। अब यहाँ पर हमारे पास 3 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है तो उसके पास खाली एक इलेक्ट्रॉन। सल्फर का एटॉमिक नंबर 15, इसके पास 2,8,6 इलेक्ट्रॉन। इसका एटॉमिक नंबर 8, 2,6 इलेक्ट्रॉन। यानी हाइड्रोजन के पास बाहर वाली सेल में एक इलेक्ट्रॉन, चाहे उसको बाहर वाली कह ले चाहे अंदर वाली कह ले, क्योंकि एक ही सेल है। जबकि सल्फर के बाहर वाली सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन की बाहर वाली सेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और जो बाहर वाली सेल के इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है उसको हम दिखा रहे हैं ऐसे, किसी भी इलेक्ट्रॉन कैसे भी दिखा रहे हैं। सल्फर का इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे हैं हम ऐसे और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे हैं हम ऐसे। तो इस तरीके से देख रहे हैं, तीनों इलेक्ट्रॉन दिखाने से क्या होगा, हमको पता चल जाएगा कौन किसका इलेक्ट्रॉन है। देखिए यहाँ पर O और H के बीच में सिंगल बॉन्ड बना है, इसका मतलब O का इलेक्ट्रॉन और H का इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड बना है, यहाँ पर भी वही होगा, एक O का इलेक्ट्रॉन है और एक H का इलेक्ट्रॉन है। H का इलेक्ट्रॉन है डॉट और O का इलेक्ट्रॉन है ऐसे, इससे दिखा दिया। अब बच्चों ऑक्सीजन और सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना है, यहाँ पर भी एक ही एक इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा। तो सल्फर का इलेक्ट्रॉन है ये और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है ये। यहाँ पर भी सल्फर का इलेक्ट्रॉन है ये और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है ये, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर हो गया। अब इस ऑक्सीजन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इधर खर्च किया, एक यहाँ खर्च किया। देखिए एक ये इलेक्ट्रॉन, एक ये इलेक्ट्रॉन, 6 में से 2 खर्च हो गए, बचे कितने, 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन जो बच गए हैं उस ऑक्सीजन एटम के ऊपर दिखा देंगे। इस तरीके से देखो, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, डॉट कंप्लीट करता है, बाकी सारे एलिमेंट 8 करते हैं, 8। ऐसे इस ऑक्सीजन के पास भी यही बात होगी, 2 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे जैसे पहले बचे थे। इसका डॉट कंप्लीट हो गया तो इसका ऑक्सीजन कंप्लीट हो गया। इस तरीके से बच्चों ने देखा। अब ये जो ऑक्सीजन है, नीचे वाले ऑक्सीजन, ऊपर वाला ऑक्सीजन, ये अपना एक भी इलेक्ट्रॉन खर्च नहीं कर रहा है। 1 2 3 4 5 6, यानी ये केवल सल्फर के जो इलेक्ट्रॉन हैं उन्हीं को शेयर करके काम चला देता है। सल्फर के इलेक्ट्रॉन कैसे दिखाते हैं, ये 2। ऐसे ही इस ऑक्सीजन ने भी यही काम किया, 1 2 3 4 5 और 6। सल्फर के केवल 2 इलेक्ट्रॉन का काम हो रहा है। देखिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, सल्फर का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 2 2 4 2 6 2 8। इस तरीके से हर एलिमेंट के पास 8 या 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाइड्रोजन केवल 2 करता है, इसको बोलते हैं डॉट, और ऑक्सीजन 8 करता है, इसको बोलते हैं ऑक्टेट। यानी डॉट या ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि ये नोबेल गैस के स्ट्रक्चर हैं। नोबेल गैस में हीलियम 2 होते हैं इसके पास इलेक्ट्रॉन, बाकी सबकी बाहर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए या तो एलिमेंट 2 करेगा या 8 करेगा। 2 केवल एक ही एलिमेंट करता है, उसका नाम है हाइड्रोजन, बाकी सारे एलिमेंट 8 इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो बच्चों इस तरीके से जो ऐसा बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो हमने शुरू में बताया था कि ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 रास्ते हैं इलेक्ट्रॉन का ऑक्टेट या डॉट कंप्लीट करने के लिए। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में भी 2 पार्ट हो गए, या तो फिर वो कंपाउंड आपका इक्वल शेयरिंग करेगा या अनइक्वल शेयरिंग करेगा। इक्वल शेयरिंग करता है तो बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, और कंपाउंड को बोलते हैं कोवैलेंट कंपाउंड, और अनइक्वल शेयरिंग करता है उसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इस तरीके से जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है उसको हम लोग एक एरो से दिखाते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। और भी स्ट्रक्चर है, जैसे स्ट्रक्चर है आपका H3PO4। H3PO4 भी इसी तरह का एग्जाम्पल है, H3PO4। यहाँ पर भी फास्फोरस O O O O H H H, ये इसका स्ट्रक्चर है H3PO4 का।
अब H3PO4 का जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हम लोग फास्फोरिक एसिड के नाम से जानते हैं बच्चों। इस एसिड का नाम है फास्फोरिक एसिड। तो फास्फोरिक एसिड जो है वो उसका स्ट्रक्चर ये है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं एक सिंगल बॉन्ड बना है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। सिंगल और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब हम समझे गए हैं। सिंगल बॉन्ड का मतलब है एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर, तो यहाँ पर हम लिखा देते हैं O और H। तो यहाँ पर आपकी P के इलेक्ट्रॉन को दिखा देंगे ऐसे, यहाँ पर P के इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे हैं हम लोग ऐसे, H के इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे हैं ऐसे, और O के इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे हैं ऐसे। तो यही काम करना है यहाँ पर भी। O और H के बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयर भैया, तो ये हो जाएगा ये और ऐसे हो गया। फिर P और O के बीच में भी सिंगल बॉन्ड बना है, तो P का इलेक्ट्रॉन है ऐसे और O का इलेक्ट्रॉन ऐसे, तो यहाँ पर भी हो गया। फिर P और O में यहाँ पर हो रहा है, तो P और O ये हो गया। फिर O और H ये हो गया, यानी H और O इस तरह से। फिर नीचे भी P और O के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो O ये है, P का इलेक्ट्रॉन कैसे ऐसे और O का इलेक्ट्रॉन कैसे ऐसे, ये हो गया। ठीक है, फिर H हो रहा है, H का मतलब क्या हो रहा है भैया ऐसे, और ये इलेक्ट्रॉन से। तो हाइड्रोजन पास डुएट कंप्लीट हो गया, यहाँ पर भी डुएट कंप्लीट हो गया, यहाँ पर भी डुएट कंप्लीट हो गया। ठीक है, और अब यहाँ पर इस ऑक्सीजन के पास कितने बचे? इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बैलेंस शेल में। ऑक्सीजन के पास 6, 2 खर्च कर लिए, यहाँ पर एक, यहाँ पर बचे 4, 1 2 3 4, और इसका बच्चों आपके कंप्लीट हो गया ये रहा। ऐसे इसके पास भी 4 बचे इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, और इसका भी आपके कंप्लीट हो गया बच्चों 2 2 4 2 6 5। इसके पास भी 4 बचे, 1 2 3 4, और इसका भी आपके कंप्लीट हो गया। इस तरह से क्या देख रहे हैं हम लोग। अब बच्चा हमारे पास ये 2 ऑक्सीजन, सॉरी ये ऑक्सीजन खाली ऊपर वाला जो ऑक्सीजन बचा, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन खर्च नहीं किया, क्योंकि यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है 4 5 6। ये केवल फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन काम चलाएगा। फास्फोरस ने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर किए, ये किसका आपके 6 2 8। अब फास्फोरस के पास कितने बचे देखिए, 2 2 4 2 6 2 8। फास्फोरस का भी 8 हो गए। इस तरह से क्या देखते हैं, हर एलिमेंट का डुएट या ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और वो स्टेबल कंपाउंड हो गया। तो इस तरह के जो बॉन्ड बनता है बच्चों, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उसकी जो प्रॉपर्टी है, दे आर लाइज बिटवीन आयनिक कंपाउंड एंड कोवैलेंट कंपाउंड। यानी जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैं तो वो आयनिक कंपाउंड से उनके बीच में कम फोर्स होती है, लेकिन कोवैलेंट से ज़्यादा होती है। मतलब इनकी जो प्रॉपर्टी है ये आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड के बीच में होती है। इस तरह के कंपाउंड को हम लोग कोऑर्डिनेट कंपाउंड के बारे में जानते हैं। तो बच्चों ध्यान समझिए कि आयनिक कंपाउंड क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड क्या है। फिर तीसरी कैटेगरी जो हमने बताई इसको बोलते हैं बच्चों कोऑर्डिनेट कंपाउंड। उसके बाद बच्चों अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोवैलेंट कंपाउंड के टाइप्स। कोवैलेंट कंपाउंड भी 2 प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के टाइप्स नहीं होते, टाइप्स ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड, और ना ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड के होते हैं। एक कोवैलेंट कंपाउंड के 2 टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। टाइप्स ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड 2 प्रकार के होते हैं। एक कंपाउंड को बोलते हैं नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। दूसरे होते हैं बच्चों पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड, दूसरे बच्चे होते हैं पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। नॉन पोलर कंपाउंड, पोलर कंपाउंड और पोलर कोवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो पहला है हमारा नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। तो नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड जनरली जब 2 किसी मॉलिक्यूल यानी होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल में आपका नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। होमोएटॉमिक का मतलब, होमोएटॉमिक मतलब जब एक ही एटम, जैसे हाइड्रोजन, क्लियर, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है,
और आपका O2, ये सारे कैसे हैं? दीज आर नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड। पोलर का मतलब चार्ज होना, चार्ज इनके ऊपर नहीं होता, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन के बीच में आपका इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है बच्चों, ये आपको बात पीछे पढ़ा हमने। अब हाइड्रोजन बीच में सिंगल बॉन्ड बनने का मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर, जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है दोनों एटम के बीच में रखा जाएगा, तो यहाँ पर आपका कोवलेंट बॉन्ड हो जाएगा। तो इस वजह से एक यहाँ पर बीच में इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन वो दोनों एटम के बीच में रखे हैं, ना इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ ना इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ, जिसकी वजह से हाइड्रोजन एटम के ऊपर कोई चार्ज डेवलप नहीं हुआ, इसलिए ऐसे कंपाउंड को पोलर जाता है। उसके बाद में जैसे Cl2, Cl में भी यही काम हो रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के बीच में रखा हुआ है, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रॉन और रख देंगे हम, ठीक है। इसमें से 7 1 2 3 4 5 6 7 6 और 2 2 4 2 2 2 4 और 2 6 8 2 2 4 2 6, इस तरह से क्लोरीन का भी बन गया, इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं आया। इस तरह के जो कंपाउंड हैं वो सारे कंपाउंड को बोलते हैं नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड। नॉन पोलर का मतलब है जब दो एटम के ऊपर कोई चार्ज ना आए, या हम ये कह सकते हैं जब दोनों एटम सेम हो, या हम ये कह सकते हैं जब दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो, या हम ये कह सकते हैं जब दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 हो। तो जब दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी तो उनका डिफरेंस 0 हो जाएगा। और सेम क्यों होगी? क्योंकि दोनों एटम सेम है। यहाँ पर भी ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी होगी उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी होगी। ऐसे यहाँ क्लोरीन है, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस एटम की होगी उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस एटम की होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऐसे ब्रोमीन में भी दोनों एटम सेम है, O2 में भी दोनों एटम सेम है, N2 में भी दोनों एटम सेम है, F2 में भी दोनों एटम सेम है, I2 में भी दोनों एटम सेम है। तो जहाँ पर एटम सेम होते हैं या दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 होता है, वहाँ पर नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड बनते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद पोलर कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? नॉन पोलर हम जान गए, पोलर कोवलेंट कंपाउंड किसमें होते हैं? पोलर कोवलेंट कंपाउंड, पोलर कोवलेंट कंपाउंड। पोलर कोवलेंट कंपाउंड का मतलब तो ये है जब दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 ना। तो लिखेंगे पोलर कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? व्हेन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी when the electronegativity difference between both the atoms when the electronegativity difference between both the atoms is not 0, 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो उसको बोलेंगे नॉन पोलर। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 नहीं है, ठीक है, बट नॉट 0 बट लेस देन 1.9, ठीक है। जब 1.9 से कम उनका डिफरेंस हो तब इस प्रकार के कंपाउंड को पोलर कोवलेंट कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। बच्चों पोलर कोवलेंट कंपाउंड का मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 ना हो लेकिन 1.9 से कम हो तो उसको बोलते हैं हम लोग पोलर कोवलेंट कंपाउंड। एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपका जैसे HCl। अब यहाँ पर देखो दो एटम अलग अलग हैं, क्लियर। H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है और Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है, तो अलग है जिसका मतलब उनका डिफरेंस 0 नहीं होगा, ठीक है, बट लेस देन। और यहाँ पर H और Cl के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना है, लेकिन यहाँ पर जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना है इसका मतलब है एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन ये आपका बिल्कुल बीच में नहीं होता, बल्कि क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन की ऐसा ही था,
लेकिन यहाँ क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा है। हियर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। ई माने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन, यानी क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की ताकत ज़्यादा है किससे, हाइड्रोजन से। तो जब उसके पास ताकत ज़्यादा है तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं शेयरिंग इलेक्ट्रॉन वो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और जब क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे तो इसका मतलब है यानी इसके पास क्लोरीन का तो अपना इलेक्ट्रॉन पहुंचा ही, साथ में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी उसके ऊपर शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियली निगेटिव चार्ज आ गया। ये बच्चों डेल्टा का साइन होता है और ये आपका निगेटिव चार्ज आ गया। इससे इलेक्ट्रॉन दूर हुए तो इसके ऊपर एक प्रकार का पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस प्रकार से जो चार्ज आता है तो इस तरह के जो कंपाउंड हैं उनको पोलर कंपाउंड कहा जाता है। पोलर कंपाउंड का मतलब दो पोल, जैसे मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक पोल साउथ पोल और दूसरा आपका नॉर्थ पोल, ठीक उसी तरह से कोई इलेक्ट्रिकल कंपाउंड है तो उसमें भी दो पोल होते हैं, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ निगेटिव चार्ज। तो इस तरह के जो कंपाउंड हैं इनको पोलर कोवलेंट कंपाउंड कहा जाता है। तो पोलर कोवलेंट कंपाउंड का मतलब ये है जब दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो ना हो बट लेस देन 1.9 से कम होना चाहिए। अगर 1.9 से डिफरेंस ज़्यादा हो गया तब फिर वो कंपाउंड आयनिक कंपाउंड बन जाएंगे, क्योंकि हमने वहाँ पर पढ़ाया था आयनिक कंपाउंड में वन एलिमेंट शुड बी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड अनदर एलिमेंट शुड बी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1.9 से ज़्यादा का डिफरेंस हो जाएगा तब फिर वो आयनिक कंपाउंड बन जाएंगे। तो यहाँ पर पोलर कोवलेंट कंपाउंड वो होते हैं जिनमें दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो से ज़्यादा हो लेकिन 1.9 से कम होना चाहिए, ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं पोलर कोवलेंट कंपाउंड। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हैं जैसे HCl है, HBr है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ठीक है, CHCl3 है और बहुत सारे कंपाउंड। ये सारे कंपाउंड ऐसे हैं जहाँ पर कि आपका पोलर कोवलेंट कंपाउंड है, यहाँ पर इन दोनों एटम ज़्यादा है लेकिन 1.9 से कम है, तो ऐसे कंपाउंड के बच्चों बोलते हैं हम लोग पोलर कोवलेंट कंपाउंड के नाम से जाने जाते हैं। तो पोलर कोवलेंट कंपाउंड हम इनको कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि पोलर कोवलेंट कंपाउंड और नॉन पोलर कंपाउंड क्या है। अब बच्चों कुछ क्वेश्चन हम करते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे एग्जाम में और इस टॉपिक पर बेस्ड किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे हमसे कहा जाए द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ टू एलिमेंट ए एंड बी आर गिवन। जैसे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन of two elements A and B are given। यानी दो एलिमेंट हैं, एक का नाम A एक का नाम B, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन गिवन है। A का कॉन्फिगरेशन गिवन है 2,6 और B का गिवन है 2,8,1। ये दो एलिमेंट हैं A और B, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन गिवन है। अब पहला पॉइंट करें व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द टू एटम्स ऑफ A। पहला पॉइंट है व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन two atoms of A, between two atoms of A। A के अगर खाली दो एटम हैं उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा। और दूसरा पार्ट है व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन पिकाचू। बच्चों ये बेसिक क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है कि हमारे पास दो एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट है A, दूसरा एलिमेंट है B।
एलिमेंट ए का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 है और एलिमेंट बी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 है। तो बताना है कि इन दोनों से कैसे कैसे कंपाउंड बनेंगे। अगर दोनों एलिमेंट ए ही कंबाइन आपस में करें, बी ना करें, कहेगा व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स ऑफ, यानी दोनों एटम ए के ही रहे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, और अगर ए और बी दोनों कंबाइन करें तो फिर कौन सा बॉन्ड बनेगा। तो बच्चों देखो ध्यान से कि हमको पता है जब दोनों एटम ए की कंबाइन करेंगे, ए का ये भी ए है ये भी ए है, यहाँ पर इसका मतलब ये है दोनों ए कंबाइन करेंगे और इनके पास बाहर वाले सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या हुआ कि अब ये कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाएगा। बच्चों हम कैसे पता लगेगा कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा कौन सा नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है और देखना है कि वो एलिमेंट, बहुत ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, वो एलिमेंट जिनकी बाहर वाली सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो ध्यान रखिए, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जिनकी बाहर वाली सेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो 1, 2, 3 है तो लूज करेगा, 5, 6, 7 है तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसका मतलब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यानी दोनों एटम के पास इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी है, लूज करने की टेंडेंसी किसी के पास नहीं है। और जब ऐसा होता है तब आयनिक कंपाउंड नहीं बनेगा, और आयनिक कंपाउंड नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, कोवैलेंट कंपाउंड बनेगा। और कोवैलेंट कंपाउंड कैसे बनेगा, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर ले